ताज़ा हालात क्या हैं युद्ध के, और ख़ासतौर पे देखने को मिल रहा है कि बमबारी से दहला यूक्रेन अब पानी पानी भी हो चुका है। एक खबर यह भी है कि रूस को अपने कब्जाए इलाके में से कुछ को छोड़ना भी पड़ा है। ये सब क्या दर्शा रहा है? नीरज जी, हमने काफ़ी बात की थी कि बहुत दिनों से कुछ नहीं हो रहा था, वो हमने देखा था। बीच में न्यूज आई थी कि बखमुत की लड़ाई जो 8-9 महीने चली, फाइनली रूस के पास बखमुत चला गया। हालांकि यूक्रेन अभी दावा कर रहा है कि कुछ हिस्सा उसके पास है, लेकिन ये माना गया है कि अब ये सबने मान लिया कि बखमुत का पर रूस का कब्जा हो गया है। दूसरी बात ये थी कि ये भी माना जा रहा था, कई महीनों से आ रहा था, ये काउंटर ऑफेंसिव करेगा यूक्रेन। वो तैयारी चल रही थी, उनके तकरीबन काफ़ी 50,000 से ऊपर ट्रुप्स ट्रेन हो रहे थे नाटो में। मतलब नाटो कहें कि नाटो वाले उधर आगे ट्रेन कर रहे थे, कुछ तो यहीं और कुछ इनके गए थे स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए। अमेरिका में भी गए थे, जिनके वेपन्स है उसके ऊपर, यूके में भी था, और पोलैंड और फ्रांस, यहाँ तो ये थे ही इनके। और जो इनके टैंक्स आ रहे थे चैलेंजर से लेकर के, जो इससे जर्मनी से, तो ये सब मिला करके ये था कि ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे अपना लेने के लिए, और ये बोले जा रहे थे कि हम क्रिमिया तक करेंगे। लेकिन जो दो मुख्य चीज़ें इस बीच में हुई हैं, बखमुत तो हमने देख लिया था, जो मेन चीज़ हुई है, जो काखोका जो डैम है जो बस्ट हुआ है, जिसका पानी इतने इलाके में फैल गया है, वो एक मेजर इवेंट है, मेजर चीज़ है, जो वहाँ पर तो है ही है, बाकियों के लिए भी एक मैं कहूँगा सबक है, या स्टडी कहिए, जो कहिए उसके लिए है। थोड़ी सी बात करें उसकी, उस डैम के बारे में। काकोका का जो ये डैम है, ये अभी फ़िलहाल तो रशिया के कब्जे में है। रशिया ने लास्ट ईयर कब्जा किया था इस पर, और पिछले साल ही रशिया ने बोला था कि इसको ऑलरेडी यूक्रेन ने उसके अंदर अपना माइंस लगा रखी हैं। तो अगर याद है, पिछले साल की बात है जब उन्हें किया था, बट उसके बाद ये चलता रहा था। ये डैम जो है पहले जब सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, उस समय का बना हुआ है, बहुत बड़ा डैम है, निप्रो रिवर पर बना हुआ है। और निप्रो रिवर आपको पता है नॉर्थ से चलती है और साउथ नीचे जा करके ब्लैक सी में मिलती है, तो बहुत बड़ी रिवर है। और इस पर 6 डैम बने हुए हैं, 6 में से एक ये डैम है, और ये बहुत बड़ा डैम है। इतना बड़ा है कि इनफैक्ट जो लोकल लोग हैं वहाँ, वो काखोका सी बोलते हैं इसको, क्योंकि दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। और इस डैम का पानी जो है ऊपर के जितने पॉपुलेशन थी, सिटीज थी, उनको जाता था। जेप्रोजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके लिए पानी यहाँ से जाता था, और क्रीमिया में भी पानी यहाँ से जाता था। लेकिन क्रीमिया का पानी यूक्रेन ने बंद कर दिया था 2014 में, जब एनेक्सेशन कर लिया था रूस ने, और इस वजह से वहाँ जो है पानी की बहुत दिक्कत हुई थी। और पिछले साल कैप्चर करने के बाद रूस ने फिर जो कैनाल जाती है वहाँ से पानी शुरू कर दिया था वहाँ पर। तो ये जो है इतना बड़ा इसका महत्व है इस डैम का वहाँ पर। और ये जो है अभी जब आई थिंक संडे की 1 तारीख को जो बस्ट हुआ और पानी निकला, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। रूस का कहना है कि एक बहुत ही बारबरिक मतलब एक्ट है जो इन्होंने किया है कि डैम को बस्ट कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि इन्होंने रूस ने किया है। हालांकि ये भी एक्सपर्ट्स से मानते हैं कि 1 दिन में 2 दिन का है नहीं कि डैम इस तरह बस्ट हो जाएगा। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये हुआ है, मे बी शेलिंग या पहले कुछ और अगर चार्जेज लगे थे उसके अंदर, माइंस वो फटी हैं, जैसे भी है, मतलब कमज़ोर तो हो गया था, उसे बहा है। लेकिन मुख्य चीज़ ये देखिए कि इसके पानी से कितना, आपने देखा कितना बड़ा सैलाब वहाँ आ गया है। तकरीबन 60,000 लोग 30 शहर से लेके गांव जो है इफेक्ट हुए हैं। 30 में से 10 तो रशियन कंट्रोल में हैं और 20 तकरीबन यूक्रेन के कंट्रोल में हैं। और 60-65 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा फ्लड हो गया है। एक मानवीय त्रासदी तो बहुत बड़ी है एक इसमें जो है। दूसरी आप देखिए इसका इकोनॉमिक डिजास्टर कितना होगा, एग्रीकल्चर का कितना बड़ा नुकसान होगा, लोग कितने मर गए हैं, जानवर कितने मर गए, इसका तो अभी पता ही नहीं चल रहा है और चल भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी। कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, कितनी प्रॉपर्टी और हर एक चीज़ कितना लॉस हुआ, और ये दोबारा इतनी जल्दी बन भी नहीं पाएगा। IMF ने तो बोला है कि मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी आज तक हुई नहीं, इतना बड़ा लॉस कहीं हुआ नहीं है। यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस डैम में थे,
उनका कहना है कि अगर इसको दोबारा बनाया जाए तो कम से कम 5 साल का समय लगेगा। जी जी। तो इसी से पता लगता है कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है, मानवीय त्रासदी हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो अलग की बात है। वो बाद में जब भी हो, सबने बोला है कि भाई जांच इसके ऊपर होनी चाहिए। टर्की ने कहा है कि दोनों यूक्रेन और रूस ने मिलके उसके ऊपर जांच करनी चाहिए, और ये अमेरिका और इंग्लैंड भी इसके ऊपर हैं कि भाई पता लगना चाहिए कि क्या है जी, क्यों हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी त्रासदी है तो सबको पता ही है। लेकिन इसका आप दूसरा पहलू देखिए, जो इसका मिलिट्री एंगल है जी, उसको अगर देखा जाए, आई मीन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक तो हमने देख लिया, वो तो हम जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो मिलिट्री एंगल है कि आप डैम बर्स्ट करके आपने कितना 65 किलोमीटर का एरिया तो ऐसे ही आपने नुकसान करा दिया जी। उस इलाके में निप्रो रिवर, मेन निप्रो रिवर का भी साथ से जाता है, उसी पर है। अब उस इलाके में कोई वहाँ पर जो है ना टैंक या अपना इन्फेंट्री कोई कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता जी। आप उसके ऊपर जितनी बमबारी करते रहिए, आर्टिलरी से कीजिए चाहे ड्रोन से किसी से कीजिए, उस पानी में इतना इफेक्ट होने वाला नहीं है जी। लेकिन सिर्फ पानी की वजह से आपने इतने बड़े एरिया को रोक दिया, तो ना यूक्रेन उधर से अपनी ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है जी, और ना रशिया। हो सकता है रशिया तो फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया यूक्रेन के इलाके में है। तो इस वजह से अगर वो एंगल देखा जाए, मिलिट्री एंगल देखा जाए, तो ये बहुत बड़ा एक वेपन ऑफ वॉर है, मैं कहूँगा, अगर हम उस तरीके से लें और उस तरीके से सोच के किया गया है, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ा वेपन ऑफ वॉर है। और मेरे ख्याल से शायद, हालांकि ये पहले हम हर एक जगह पढ़ाया जाता है, टैक्टिक्स में हर जगह कहा जाता है कि एरिया को आप फ्लडेड कर दीजिए। थोड़ा बहुत एरिया आप फ्लडेड कर देंगे तो उससे नेचुरली पैदल भी, अगर आप पूरा नहीं रोक पाए तो किसी न किसी वजह से तो स्लो तो कर ही देंगे मार्च। पैदल आदमी जा नहीं पाएगा, नाव ले आएगा, कुछ और लगाएगा, लेकिन उतना स्लो तो हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े लेवल पर, जहाँ अभी तक देखिए पानी आपने देखा, घर डूबे हुए हैं, निकला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ी वेपन ऑफ वॉर बन जाएगी। और मुझे लगता है कि एक मिलिट्री स्टडी का एक टॉपिक हो जाएगा कि इतना पानी से ये तो कितना आप एरिया को कैसे क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस डैम से कितना पानी था, कहते हैं तकरीबन 17 मीटर लेवल तक इसकी कैपेसिटी थी, बट कितना चौड़ाई में कितना प्रेशर था पानी का, कितने देर में कितना प्रेशर निकला, कितने एरिया को इसने सबमर्ज किया, कितना नुकसान किया। ये तो देखा जाए तो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो न्यूक्लियर वॉर की स्टडी है, उस तरह से एक स्टडी बिल्कुल ये होती है। तो इस तरह अगर देखा जाए, उस हिसाब से किया गया है, तो एक वेपन ऑफ वॉर है, जो कि शायद लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये होगा। हम ये सोचे थे न्यूक्लियर वॉर चलेगा, जो कि नहीं हुआ। अच्छा है नहीं हुआ, दोनों लोग कंट्रोल करते रहे। लेकिन ये जो चीज़ है, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है नहीं किया उन्होंने, बट हो तो गया ही है जी। और हो गया है तो ये जो है, तो यूक्रेन का उतना एरिया कम से कम फिलहाल के लिए बच गया है। आप देखिए, नहीं ये नहीं कहूँगा बचा है, वो एरिया ऐसा था जिससे कि यूक्रेन भी जाके काउंटर ऑफेंसिव कर सकता था जी, जो यूक्रेन अब नहीं कर पाएगा जी। और जितना भारी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई मुश्किल है यूक्रेन के लिए जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बन नहीं पाएगा जी। यूक्रेन का वो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया था, निप्रो रिवर के साथ है, आप समझिए डैम है, इरिगेशन से लेके हर एक चीज़ है। अब वो एग्रीकल्चर का इतना बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर उस इलाके में, जिसकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कहूँगा अगर किसी ने किया भी तो दोनों तरफ के लिए काउंटर करता है। लेकिन काउंटर यूक्रेन को ज़्यादा इसलिए कि ज़्यादा एरिया यूक्रेन का है जी। रशिया का तो बहुत कम एरिया इफेक्ट हुआ है इससे। तो इसलिए अगर मैं देखा जाए, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इससे करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन का है इसमें जी। और अभी जब जेलेंस्की वो दौरे पर गए भी हैं बाढ़ग्रस्त एरिया के, तो उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस भी नहीं आया, कोई मदद भी नहीं। बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ी वो है कि कोई इसमें, उन्होंने नाटो को भी बोला है जी कि इसमें कोई हमारी मदद करने अभी नहीं आया जी। अब उसमें सवाल है कि मदद करने के लिए जाए कौन इतनी जल्दी, पहली बात तो किसी ने सोचा नहीं था।
और इस इलाके में यूक्रेन में इतनी बड़े पैमाने पर लोग तो उसी में लगे हुए थे, क्योंकि वैसे ही इतना डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन में हो रखा है कि रेड क्रॉस से लेके सभी वहाँ लगे थे। इस जगह तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ होगी। और ये कहीं भी इतनी बड़ी त्रासदी होती अकेले के मान के नहीं होता। आप देखते हैं कहीं बाढ़ भी आती है तो बाकी देश जाके मदद करते हैं। हर जगह होता है ऐसा। कोई एक एजेंसी कैसे करेगी? हो ही नहीं पाता है। तो इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें इतनी जल्दी किसी का भी आना मुश्किल था। जी बिल्कुल। और अभी जो है बात ये चले कि रशिया को बोला जाए कि रशिया जो है इसमें मदद करने दे। अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। रशिया कहेगा कि मदद के नाम पर हो सकता है ये मिलिट्री इक्विपमेंट ले आएं, जी जी, वो सब चीज़ें ले आ करके और ऑपरेशन वहाँ करें, ऐसी चीज़ें करें। तो ये चीज़ ऐसी है कि अब ये डबल एजेड हो जाता है बिल्कुल सबके लिए। लेकिन नुकसान तो फिर पॉपुलेशन का ही है, लोग हैं वहाँ का है। तो ये जो एक दूसरे का ब्लेम है, ये एक बहुत बड़ी वो है। और दूसरा जो है अब ये जैसे मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये फ्यूचर वेपन ऑफ वॉर पड़ जाए, बने। और चूंकि हम यहाँ पर हैं तो आपको याद होगा कि चीन ने भी हमारे अरुणाचल में ऊपर के इलाके में बांध बना रखे हैं। जी। तो हमको जो है मैं कहूँगा कि स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो वाटर बम फटे उससे पहले बिल्कुल ये जरूरी है कि जो आपने कहा, बिल्कुल ये न्यूक्लियर बम की जगह ये वाटर बम ही है कि किस कैपेसिटी का है, किस तरह है। ये तो अगर प्लेन में था तो कम ऊंचाई पर था, ज़्यादा ऊंचाई वाले से कितना बड़ा नुकसान पड़ेगा। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा में हमें बाढ़ अगर आती है तो कितनी त्रासदी होती है। ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, आपने देखा उत्तराखंड में और बाकी जगह हुआ तो कितनी बड़ी ये त्रासदी हुई थी। तो ये चीज़ अगर होगी तो ये बहुत बड़ा एक वेपन ऑफ वॉर होगा, जिसको कि कई जगह मैं कहूँगा बिठे बिठाए आदमी कर सकता है। जी बिल्कुल। उसके बाद आप ब्लेम करते रहिए, बट नुकसान तो जो होना है वो हो ही जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल, एक ये भी वेपन ऑफ वॉर बन रहा है इन्वायरमेंट। इनफैक्ट चाइना में तो उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसी स्टडी बना रखी है, एक इंस्टीट्यूट बना रखा है जहाँ पर स्टडी हो रही है कि इन्वायरमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। कहीं बारिश ला करके या कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा दे करके, जिससे कि वो बदल जाए वहाँ का। और ये खास करके कोविड और इनके बाद जो है ये काफ़ी शुरू हुआ जी। और वो ऐसा पहले खबरें भी आई कि शायद कहीं कृत्रिम बारिश उसने चाइना ने कराई भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप मतलब ये बड़े सोचने पर मजबूर करता है जी। इसके ये जो चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो इसमें है, अभी आपने कल परसों देखा होगा, 2 दिन से न्यूज़ आ रही है कि शायद का लगभग यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है जी। उन्होंने, हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, वो जब शुरू करेंगे तो सबको पता लग ही जाएगा। लेकिन आप न्यूज़ देखिए, इंक्लूडिंग यूएस में और नाटो में तो यही है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि मैक्सिमम जो है जो अभी नाटो से जाए हुए हथियार इनके पास हैं, खास करके टैंक्स हैं और बाकी हैं जी। वो क्योंकि अभी तो पानी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है वहाँ जी, सूख गया था जो इलाके में जा रहे हैं। और फोकस इनका ज़ैपोरिज़िया का इलाका है जी। ज़ैपोरिज़िया में मैक्सिमम तो इनके कब्जे में है रूस के, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट ज़ैपोरिज़िया प्रॉपर जो कैपिटल है वो अभी भी यूक्रेन के पास है जी। तो वो एक इलाका है जहाँ से वो जाना चाहते हैं। और रीज़न ये है, उस इलाके में अगर यूक्रेन चला जाता है तो पावर प्लांट तो है ही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे कितनी बड़ी एनर्जी की प्रॉब्लम इनको हो रही है जी। तो एक चीज़ तो वो है कब्जा करना। दूसरा वहाँ पर ऐसा है, नेप्रो के मेरे बताया साथी है, वहाँ पर एक रूट जो ब्रिज है बना हुआ है जो क्रीमिया को जोड़ता है लैंड से, उस ब्रिज पर कब्जा कर सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं जी, जिससे कि कब्जा हट जाएगा वहाँ से। इसको सप्लाई लाइन ही टूट जाएगी रशिया की क्रीमिया से। और जो तीसरा उसका ज़ैपोरिज़िया में जाने का इनका महत्व है कि वहाँ के आने के बाद ये फोकस कर सकते हैं क्रीमिया के ऊपर जी, जो इनका एम है कि हम उसको भी नाटो के साथ वापस लें। और जो न्यूज़ आई है वो थोड़ी क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। कहा जा रहा है कि इनका कहना है कि ये तो बढ़ गए हैं वाइड फ्रंट पर। वाइड फ्रंट पर जाना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वाइड फ्रंट पर जाएंगे फिर तो वही बात हो जाएगी कि बटे रहेंगे।
या हो सकता है अवॉइड पे जाके कहीं जाके कॉन्सनट्रेट करके अपना एक इलाके में जाएं। ये रूस की जो न्यूज आई है 2 दिन पहले की, उसमें कहा गया है कि इन्होंने उनके 150 टैंक और तकरीबन 3000 सोल्जर्स को उनको जो है मार गिराया है जो अटैक पर आ रहे थे उधर। तो ये थोड़ी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, लेकिन लग तो ये रहा है कि यूक्रेन ने अपनी काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दी है, लेकिन कितना बढ़ पाते हैं। और अगर रूस का ये कहना सही है कि उसने उनके 150 टैंक गिरा दिए और ये गिरा दिया, तो मतलब ये थोड़ी बात जो ऐसी है कि आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब फिर वही स्टेलमेंट वाली बात आ जाएगी। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।